हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी डोज में। तो पिछले लेक्चर तक हम लोग इलास्टिक और प्लास्टिक एनालिसिस में कैसे मैकेनिज्म अकर करता है वो देख चुके थे। तो इलास्टिक में कैसे मैकेनिज्म अकर करता था उसका डिफरेंस मैकेनिज्म था, और प्लास्टिक एनालिसिस में कैसे मैकेनिज्म अकर करता था वो उसका डिफरेंट मैकेनिज्म था। तो कैसे देखे थे कि प्लास्टिक एनालिसिस में मैकेनिज्म अकर करने के लिए हिंज का फॉर्मेशन मस्ट था। एक हिंज फॉर्मेशन मतलब एक स्टेबल स्ट्रक्चर को एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर में हम लोग बदलते थे, एक लोड की कंडीशन, एक टिपिकल लोड की कंडीशन अप्लाई करके। मतलब लोड क्या तो बढ़ाते जाएं ऐसा पॉइंट आएगा कि उस स्ट्रक्चर के अंदर एक प्लास्टिक मोमेंट जनरेट होगा, और उस प्लास्टिक मोमेंट पे हिंज का फॉर्मेशन होगा, और वो हिंज उस स्ट्रक्चर को फेल कर देगा। मतलब उस स्ट्रक्चर को ऐसा कर देगा उसके कि वो अब बॉडी रेजिस्ट नहीं कर पाएगा फर्दर लोड को, आगे के लोड को। तो उस लोड को कोलैप्स लोड ही बोलते थे। और उस लोड के अंदर या तो रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन या रिजिड बॉडी रोटेशन होने लगेगा उस स्ट्रक्चर के अंदर। तो अभी तक हम लोग ये देख चुके थे। तो आपके अंदर एक डाउट बना रह जाएगा। अभी हम लोग आगे जाने कोर्स में आगे जाने से पहले एक पॉइंट को डिस्कस करना चाहेंगे। उस पॉइंट को डिस्कस करके ही आगे बढ़ेंगे, ताकि ये डाउट आपका कभी ना रहे। जैसे कि ये डाउट आपका ये है कि प्लास्टिक हिंज और स्ट्रक्चरल हिंज, जैसे कि नॉर्मल स्ट्रक्चर में जो हिंज होता है, हम लोग जो कल इसका डिस्कस किए थे कि हम आपको एक नॉर्मल हिंज और एक प्लास्टिक हिंज में डिफरेंस बताएंगे कि क्या होता है दोनों में डिफरेंस। तो नॉर्मल हिंज की जगह आप उसको स्ट्रक्चरल हिंज बोल दीजिए। स्ट्रक्चरल हिंज इसलिए क्योंकि वो स्ट्रक्चर में हम लोग उस हिंज को जानबूझ के यूज करते हैं। स्ट्रक्चर में हिंज को हिंज सपोर्ट में यूज किया जाता है, इंटरनल हिंज के फॉर्म में यूज किया जाता है। तो बहुत सारे तरीके से हिंज को यूज किया जाता है। पिन ज्वाइंटेड ट्रस में यूज किया जाता है हिंज को। तो वो सब स्ट्रक्चर में यूज किया जाता है हिंज को, इसलिए हम उसको स्ट्रक्चरल हिंज बोले। हम लोग जानबूझ के यूज कर रहे हैं। लेकिन ये जो प्लास्टिक हिंज है वो डिफरेंट चीज़ है। तो हम ही आज के लेक्चर में इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्लास्टिक हिंज और स्ट्रक्चरल हिंज में क्या डिफरेंस है हम लोग ये देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखने से पहले हम लोग एक बेसिक चीज़ को देख लेते हैं कि प्लास्टिक हिंज कैसे बनता है। ओवरव्यू थोड़ा इसका बाकायदा मैंने इसके बारे में प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन कैसे होता है वो डिफरेंट लेक्चर में करके रखा है। वो लेक्चर नंबर 7 में है। उस लेक्चर नंबर 7 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराता हूँ। उस डिस्क्रिप्शन में जाके उस लेक्चर को देखिए कि कैसे किसी स्ट्रक्चर पे लोड लगता है, और लोड बढ़ाते बढ़ाते कैसा पॉइंट कैसे आता है, उसके अंदर एमपी कैसे डेवलप होता है, एमपी मोमेंट वो कैसे रीच करता है, एमपी मोमेंट रीच करने के बाद उसके अंदर प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन कैसे होता है, उस लेक्चर में मैंने बाकायदा अच्छे से डिस्कस कर रखा है। तो यहाँ पे उसका ओवरव्यू थोड़ा देख लेते हैं कि प्लास्टिक हिंज कैसे बनता है। तो किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर आप जब लोड करेंगे, आप जब भी लोड करेंगे तो स्ट्रक्चर पे जब लोडिंग को बढ़ाते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा। सबसे पहले तो आपको ऐसा पॉइंट देखने को मिलेगा, ये इसका मान लेते हैं न्यूट्रल एक्सिस है, सिमेट्रिक, ये एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, तो मतलब सिमेट्रिकल है अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस। ये न्यूट्रल एक्सिस मान लेते हैं, ये एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिकल है, ऊपर और नीचे सेम है। तो ये सिमेट्रिकल हो गया, तो ये सिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन हो गया। तो उसमें स्ट्रेस कैसे डेवलप होता है आपको पता होगा कि बेंडिंग स्ट्रेस लीनियर डिपेंडेंट होता है डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस पे। मतलब कि स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ता जाएगा जैसे जैसे न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ बढ़ेगा। तो ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस था। तो न्यूट्रल एक्सिस के डेप्थ पे इसका स्ट्रेस डिपेंडेंट होता है, लीनियरली डिपेंडेंट। तो जैसे जैसे स्ट्रेस को बढ़ाएंगे तो डेप्थ बढ़ेगा, और उसके हिसाब से वो स्ट्रेस भी बढ़ेगा। तो कहने का मतलब कि ये स्ट्रेस सबसे ज़्यादा टॉप फाइबर पे मिलेगा और सबसे ज़्यादा बॉटम फाइबर पे भी देखने को मिलेगा। तो ये हमारा बेसिक था। तो अब हम लोग लोड को ऐसे बढ़ा रहे हैं, लोड को अभी फिलहाल लोड ऐसा है कि जो हमारा इसके अंदर स्ट्रेस आ रहा होगा ना, ये बहुत कम आ रहा होगा। तो हम लोग जब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे साइड में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी ड्रॉ कर देते हैं। अगर माइल्ड स्टील का जो हम लोग कैरेक्टराइज्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ये जो मैंने डिजाइन करके रखा है, इसमें मैंने स्ट्रेन हार्डनिंग पार्ट को और नेकिंग पार्ट को रिमूव कर दिया है, क्योंकि वो ज़्यादा डिफॉर्मेशन कॉज कर देते हैं हमारे स्ट्रक्चर के अंदर, और उतना डिफॉर्मेशन भी परमिट नहीं हो पाते हमारे स्ट्रक्चर में। लेकिन फिर भी स्ट्रक्चर को लोड किया जा सकता है अप टू दिस पॉइंट, मतलब यील्डिंग जोन तक स्ट्रक्चर को लोड, मतलब स्टील को लोड किया जा सकता है। तो कहने का मतलब कि ये जब लोडिंग लग रहा होगा, इसके अंदर जो स्ट्रेस आ रहा होगा, ये कुछ ऐसा स्ट्रेस आ रहा होगा कि ये स्ट्रेस, ध्यान दीजिएगा, ये इस यील्ड स्ट्रेस से कम ही होगा, ऐसा मानते हैं। ठीक है, यील्ड स्ट्रेस से कम होगा, ये एफ यील्ड स्ट्रेस से कम होगा, कहीं यहाँ लाई कर रहा होगा। अब हम लोग लोड को बढ़ाएंगे, जैसी बात है स्ट्रेस बढ़ना स्टार्ट करेगा, स्ट्रेस ऊपर भी बढ़ेगा, स्ट्रेस नीचे भी बढ़ेगा। स्ट्रेस कुछ ऐसे बढ़ेगा, ऐसे स्ट्रेस बढ़ेगा। तो नीचे स्ट्रेस मान लेते हैं बढ़ते ऊपर भी स्ट्रेस बढ़ते FY पे पहुंच गया, ऊपर भी स्ट्रेस FY पे पहुंच गया, मान लेते हैं नीचे भी स्ट्रेस FY पे पहुंच गया। तो FY पे पहुंच चुका है, मतलब यहाँ पे पहुंच चुका है। उसके बाद आपको पता है कि अगर आप लोड को बढ़ाते हैं तो स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा, बॉडी में सिर्फ स्ट्रेन देखने को मिलेगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन का ग्राफ है।
स्टील का। तो अब इसके बाद अगर आप लोड को बढ़ाते हैं तो आपको सिर्फ स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा, आपका सिर्फ स्ट्रेन बढ़ेगा। कहने का मतलब कि वो फैलेगा। हम स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम इसमें नहीं बना के दिखा रहे हैं, बस स्ट्रेस डायग्राम बना के दिखा रहे हैं। आप ये इमेजिन कर लीजिएगा कि आप स्ट्रेन डायग्राम यहाँ पे बना लीजिए। स्ट्रेन डायग्राम हमेशा ऐसा देखने को मिलेगा, वो हमेशा ऐसा होगा, क्योंकि ये एक एजम्पशन में जब हम लोग प्लास्टिक एनालिसिस स्टार्ट कर रहे थे तो उसके एजम्पशन में ये डिस्कस करके रखा था कि हमारा जो स्ट्रेन होता है वो लिनियरली वैरी करता है हमेशा, वो अप टू द फेल्योर पॉइंट, अप टू द मैकेनिज्म तक। ये जो हमारा, इसी को बोलते हैं बर्नौली एजम्पशन। ये बर्नौली एजम्पशन था कि जो हमारा स्ट्रेन है वो हमेशा लिनियरली ही वैरी करते रहेगा अप टू द मैकेनिज्म अगर होने तक, फेल्योर तक, इस बीम के फेल्योर तक ये हमेशा लिनियरली ही वैरी करता रह जाएगा। तो ये हम लोग देख चुके थे, ये स्ट्रेन डायग्राम है। स्ट्रेन से कंसर्न नहीं हम लोग स्ट्रेस डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। अब एक काम किए, हम लोग लोड ऐसा बढ़ाएं कि लोड बढ़ते बढ़ते टॉप फाइबर FI पे रीच कर चुका है, बॉटम फाइबर भी FI पे रीच कर चुका है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका एक एक फाइबर को देखिए, यहाँ पे सारे फाइबर को, एक बहुत सारे फाइबर है ना, इनफाइनाइट फाइबर होंगे यहाँ पे। तो इसका टॉप फाइबर FI पे रीच कर गया, बॉटम फाइबर FI पे रीच कर गया। क्या इसको फेल बोलना, इस स्ट्रक्चर को फेल बोलना, इस बीम को फेल बोलना, ये क्या हमारे लिए मतलब ये जायज़ रहेगा क्या ये चीज़? बिल्कुल नहीं। अब टॉप फाइबर का FI पे रीच करना, टॉप फाइबर का सिर्फ फेल करना और बॉटम फाइबर का फेल करना, बाकी सारे में जो फाइबर है बीच में वो सब अभी अंडर द इलास्टिक, मतलब अंडर द यील्ड स्ट्रेस हैं, तो सब अभी सेफ हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा वो जायज़ सी बात है ये FI से कम देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा ये हमेशा FI से कम देखने को मिलेगा। इसका मतलब अभी अंदर का सारे फाइबर सुरक्षित हैं, बस टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर यील्ड कर चुका है। तो अब हम लोग लोड को और बढ़ाते हैं, तो लोड को और बढ़ाएं, लोड को बढ़ाने के बाद फर्दर और जब बढ़ाते चले गए तो हमको ऐसा मिला कि क्योंकि अब तो FI तो नहीं बढ़ सकता है, हमको पता है ना कि FI के बाद तो लोड चाहे कितना ही बढ़ा दीजिए तो FI तो नहीं, मतलब स्ट्रेस के बाद स्ट्रेस तो नहीं बढ़ेगा। आप लोड को बढ़ाएंगे तो उसके बाद स्ट्रेस तो नहीं बढ़ेगा, बस स्ट्रेन बढ़ रहा होगा, तो स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा, ये हमको पता है। लेकिन टॉप फाइबर ना FI पे पहुंचा है क्या? बॉटम भी FI पे पहुंच गया क्या? नहीं, बॉटम FI से कम है। तो ये टॉप भले ही FI तक पहुंच चुका है, ये भले ही ना बढ़े, लेकिन ये बोले इसके पास अभी सक्षमता है बढ़ने का। इसके पास कितना सक्षमता है बढ़ने का? इतना तक बढ़ सकता है अभी ये भी तो FI तक पहुंच सकता है ना, इसके नीचे वाला फाइबर जस्ट। तो ये बोलता है कि चलो भाई तुम टॉप फाइबर को बोलता है कि तुम मत बढ़ो, तुम तो नहीं बढ़ोगे, तुम तो अपने अड़े हुए हो अपने थ्योरी पे कि भाई हम स्ट्रेस नहीं बढ़ेंगे, चाहे लोड कितना भी बढ़ा दो, बस स्ट्रेन बढ़ेगा FI के बाद। तो चलो तुम नहीं बढ़ोगे लेकिन हम तो बढ़ सकते हैं, तो हम बढ़ते हैं, हम बढ़ के यहाँ तक पहुँच जाते हैं, हम तुम्हारे बराबर पहुँचेंगे। तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि ये इसके जस्ट नीचे वाला फाइबर भी यील्ड स्ट्रेस पर पहुंच जाता है। उसी तरह इससे भी, इसके नीचे वाला भी फाइबर, नीचे से भी ये वाला फाइबर यील्ड स्ट्रेस पर पहुंच जाता है। सब यील्ड स्ट्रेस पर पहुंच चुके हैं दोनों। अब लोडिंग कंडीशन को और बढ़ाइए, लोड को ऐसा बढ़ाएंगे तो ध्यान दीजिए, ऐसे ही करते करते सारे फाइबर, ये भी फाइबर बोलता है कि हम भी यील्ड स्ट्रेस पहुंचेंगे, हम भी यील्ड स्ट्रेस, ये पहुंचते पहुंचते सारे फाइबर लगभग यील्ड पे पहुंच जाते हैं। मतलब इतने सारे फाइबर, सारे ये बीच में जो भी फाइबर आएंगे सब यील्ड स्ट्रेस पे पहुंच चुके हैं, और इधर से भी सारे फाइबर यील्ड स्ट्रेस पे पहुंच चुके हैं। अब ध्यान दीजिए, सारे फाइबर यील्ड स्ट्रेस से पहुंचने की वजह से अब हमारे पास बस इतने फाइबर बचे हैं, मतलब इसके बीच में जितने फाइबर बच रहे होंगे, ये इतने से फाइबर, इसको ये जो इसका डिस्टेंस हम लोग इसको देखिए, बाकायदा मैंने 7th लेक्चर में डिस्कस करके रखा है। आप 7th लेक्चर को दोबारा पहले देख लीजिएगा, इसको दोबारा देखिएगा तो आपको और ज़्यादा मजा आएगा। तो ये जो डिस्टेंस है ना, लगभग नेग्लिजिबल निकल के आता है। ये इतना कम होता है कि आपका सारा फाइबर लगभग यील्ड कर चुका होता है। बहुत कम फाइबर, मतलब बहुत कम फाइबर, ये लगभग 0 टेंडन तो थिकनेस है इसका, ये बहुत कम फाइबर ही बचा रहता है जो इलास्टिक जोन में रहता है, अभी भी वो यील्ड नहीं किया होता है। लेकिन फिर भी उतना पतला फाइबर बचा के क्या करेगा? इतना ज्यादा लोड हो चुका है, आप लोड को इतना ज्यादा बढ़ा चुके हैं, कि वो पतला फाइबर फिर बाद में रेजिस्ट नहीं कर पाता है। वो बोलता है कि हम अब फेल करेंगे भैया। तो अब क्या करता है, अब इसी पॉइंट पे MP, इसी पॉइंट पे जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है ना स्ट्रक्चर का, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इसको बोलते हैं फुल्ली प्लास्टिक स्टेट। ध्यान दीजिएगा, इसी को बोलते हैं फुल्ली प्लास्टिक स्टेट, इसको बोलते हैं फुली प्लास्टिक स्टेट। और इस स्टेट पे जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, ये सब टर्म है आपका, 7th लेक्चर को देखिएगा, उसके बाद देखिएगा तो आपको मजा आएगा। तो ये टर्म है आपका कि अगर इस पॉइंट पे जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है स्ट्रक्चर का, इसी को बोलते हैं प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी। ये अल्टीमेट कैपेसिटी होता है, इतना मोमेंट। हम इलास्टिक डिजाइन में सिर्फ इतना ही मोमेंट निकाल के, इतना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल के खुश थे। आप RCC में देखे होंगे, कभी इस पॉइंट तक किसी भी स्ट्रक्चर को लोड नहीं किया होगा कि सारे फाइबर यील्ड करे उसका, नहीं। टॉप फाइबर यील्डिंग किया जाए, टॉप फाइबर भी यील्डिंग करता था, इनफैक्ट उतने पे ही हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते थे, वही उसका कोलैप्स लोड हो जाता था। वहां पे बोलते थे कि उसका कोलैप्स होकर कर गया है और वो फेल हो गया है। लेकिन इस केस में फुली प्लास्टिक स्टेट पे रीच कर चुके हैं। इस केस में जितना मोमेंट ये झेल रहा होगा, इसी के मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को ऐसा बोलते हैं कि ये प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी है और ये बहुत ही ज़्यादा होता है, इसी को MP बोलते हैं। अब इस MP पे जब स्ट्रक्चर में जब मोमेंट है किसी पॉइंट पे MP रीच कर चुका है, इसका मतलब यहाँ पे एक हिंज का फॉर्मेशन होता है।
आपको एक हिंज का फॉर्मेशन यहाँ पे बीच में दिखाई देखने को मिलेगा। जहाँ पॉइंट लोड है यहाँ पे मोमेंट सबसे मैक्सिमम होगा, और यहाँ पे एक हिंज का फॉर्मेशन, ये हिंज मतलब ये बीम का चौड़ाई ज़्यादा है इसलिए मैं हिंज को ऐसे दिखा रहा हूँ। ये हिंज ऐसा दिखेगा और हिंज बनने के बाद टक से ये इसका रिजिड बॉडी रोटेशन करेगा और इसका मैकेनिज्म अकर कर जाएगा, सीधा फेल हो जाएगा विदाउट एनी फर्दर इंक्रीजिंग लोड। इसी लोड को बोलते थे कोलैप्स लोड। तो ठीक है, सब लिंकअप हो रहा है पहले से। अब पहले दूसरे लेक्चर से जब ये देखिएगा, जैसे इसके पहले वाले इलास्टिक और बेलास्टिक, आपको हम पहले से इतना बिल्टअप करते आए हैं कि इस चीज़ों को आप बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे। तो आप 7th लेक्चर को देखिए, उसके बाद देखिएगा तो और से क्लियर हो पाएगा। तो हमको मेन बताना यही था कि अगर किसी स्ट्रक्चर में एमपी जैसे ही एमपी मोमेंट रीच कर गया, इसका मतलब उस स्ट्रक्चर में हिंज बन जाएगा। अब यहाँ पे प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन हो जाएगा और उसके बाद ये टक्क से करके फेल हो जाएगा, मतलब सीधा विदाउट एनी फर्दर इंक्रीजिंग लोड ये रिजिड बॉडी रोटेशन करके सीधा फेल हो जाएगा। तो यहाँ ऐसा बोलेंगे कि इस स्ट्रक्चर का क्या कर गया, मैकेनिज्म कर गया। तो सब लिंकअप हो रहा है, मैकेनिज्म, स्ट्रक्चरल हिंज, प्लास्टिक हिंज, सब लिंकअप हो रहा है, एमपी सब लिंकअप। तो हम प्लास्टिक हिंज बताने के लिए ये सब चीज़ इसलिए बताएं कि इन सब चीज़ों का जब दोनों के बीच का डिफरेंस बताएंगे तो सबको डायरेक्ट यूज करेंगे, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आए, इसलिए डायरेक्ट यूज करने के लिए हमने इसको पहले ही इलेबोरेट कर दिया अच्छे से। अब जाके हम दोनों के बीच का डिफरेंस अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए डिस्कस करते हैं डिफरेंस। हम लोग इन दोनों के बीच के डिफरेंस को डिस्कस करते हैं। इन दोनों के डिफरेंस को ही बताने के लिए मैंने इतनी कहानी बताई है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इन दोनों को डिफरेंस बताने के लिए मैं एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाएँ। ये देखिए लाइन है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया। लाइन ड्रॉ करने के बाद ये इधर प्लास्टिक हिंज है, इधर स्ट्रक्चरल हिंज है। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों की प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। तो स्ट्रक्चरल हिंज जो होता है ना, वो किसी भी स्ट्रक्चर में जब आप उस स्ट्रक्चर को बनाए होंगे तो वो उस स्ट्रक्चर में वो विजिबल होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है, ये विजिबल होता है, ये इनविजिबल होता है। क्यों ये इनविजिबल क्यों होता है? अब आप इसका डिफिनेशन मतलब अब आप देखिए, खुद से जस्टिफाई कर सकते हैं इस चीज़ को। मैंने तो पूरा कहानी बता दिया, तो आप खुद से समझ सकते हैं। अब विजिबल स्ट्रक्चर हिंज क्यों होता है? क्योंकि मैंने खुद प्रोवाइड किया है स्ट्रक्चर बनाते समय मैंने खुद हिंज सपोर्ट प्रोवाइड किया है, खुद से इंटरनल हिंज प्रोवाइड किया है। तो ये सब हिंज जो होता है ट्रस में जो पिन जॉइंटेड हुआ, वो मैंने खुद से प्रोवाइड किया है। तो ये सब मैंने खुद से प्रोवाइड किया है, इसलिए ये विजिबल होगा स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर के अंदर। ये इनविजिबल क्यों है? क्योंकि ये स्टार्टिंग में कुछ नहीं दिखेगा। जब तक कि लोड को आप कोलैप्स लोड के बराबर नहीं कीजिएगा, किसी हिंज का फॉर्मेशन नहीं होगा, तब तक ये नहीं दिखेगा आपको, कोई मतलब ही नहीं है। तो प्लास्टिक हिंज आपको तब तक नहीं दिखेगा जब तक उस स्ट्रक्चर के अंदर कोलैप्स लोड नहीं आता है, जब तक उस स्ट्रक्चर के अंदर प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन नहीं होता है, जब तक उस स्ट्रक्चर के अंदर किसी पॉइंट पे एमपी रीच नहीं करता है। प्लास्टिक मोमेंट जैसे ही रीच करेगा तब जाके प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन होगा, तब जाके वो विजिबल होगा आपको। तो स्टार्टिंग में ये जो होता है प्लास्टिक हिंज इनविजिबल होगा और स्ट्रक्चरल हिंज विजिबल होगा। दूसरा डिफरेंस, इसका रोटेशन जो होता है वो फाइनाइट होता है, फाइनाइट रोटेशन। इसका इनफाइनाइट रोटेशन। अब ये क्यों, ये भी आप खुद से बता सकते हैं। देखिए, इनफाइनाइट रोटेशन क्यों बोला मैंने और इसको फाइनाइट रोटेशन क्यों बोला? क्योंकि स्ट्रक्चरल हिंज को मैंने खुद से प्रोवाइड किया है। अगर उसके अंदर इनफाइनाइट रोटेशन होने ही लगे तो फिर उसके स्टेबिलिटी का कहाँ सवाल, उसके स्टेबिलिटी पे सवाल उठ जाएगा कि भाई जब तुम खुद से प्रोवाइड किए हो तो ये स्टेबल कहाँ है, खुद से क्यों प्रोवाइड किए हो फिर जब ये स्टेबल नहीं है। तो इनफाइनाइट रोटेशन का मतलब होता है, आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने किसी भी स्ट्रक्चर में जब लोड लगाते ऐसा पॉइंट आया था, उसके बाद आपको लोड को इंक्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। उस लोड को बोलते थे कोलैप्स लोड। तो जब कोलैप्स लोड पे रीच कर गए थे, उसके बाद आपको लोड बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, वो अपने आप रोटेशन हो रहा था उसका। तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट रोटेशन। मतलब इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट नहीं, फिजिकली इनफाइनाइट नहीं। इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट करने का मतलब कि विदाउट एनी इंक्रीज इन लोड आपको रोटेशन देखने को मिलता चला जाएगा, वो अपने आप रोटेट कर रहा है। आप लोड को नहीं बढ़ा रहे हैं, वो अपने आप रोटेट करते जा रहा है, इसी को बोलते हैं इनफाइनाइट रोटेशन। ये फाइनाइट रोटेशन मतलब कि आप लोड लगाएं, कुछ रोटेशन देखने को मिलेगा, कुछ रोटेट हल्का सा रोटेट करने के बाद ये रुक जाएगा, क्योंकि ये स्टेबल है ना। फाइनली स्ट्रक्चरल हिंज को मैंने तभी प्रोवाइड किया है क्योंकि ये स्टेबल है। तो कुछ फाइनाइट रोटेशन होने के बाद ये रुक जाएगा अपने आप, ये बोला कि नहीं अब हम नहीं, अब स्टेबल है, अब रजिस्ट कर पा रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं फाइनाइट रोटेशन, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट रोटेशन, क्योंकि अब आपकी नहीं सुनेगा ये। आप एक बार लोड को कोलैप्स लोड तक ले गए, उसके बाद ये आपकी नहीं सुनेगा, उसके बाद रोटेशन होते चला जाएगा जब तक एक स्ट्रक्चर फाइनली कोलैप्स करके गिर नहीं जाता है। तो ये रहा इनफाइनाइट रोटेशन और ये फाइनाइट रोटेशन का डिफरेंस। इसके पास जो होता है वो नो एनी रेजिस्टेंस फॉर मोमेंट। इसमें रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इज एमपी। ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है मोमेंट का। जैसे स्ट्रक्चरल हिंज को आप क्या करेंगे, हिंज बनाए हैं, हिंज बना के आप इसको रोटेट करना चाहेंगे तो अपने आप रोटेट करेगा ऐसे, क्योंकि आपने खुद प्रोवाइड किया है उस हिंज को।
आपने स्टार्टिंग में वो कोई मैंने फाइनाइट रोटेशन बताया था कि आप एक रोटेशन होने के बाद रुक जाएगा वो, ठीक है वो रुकेगा, लेकिन स्टार्टिंग में तो रोटेट करेगा ना बिना किसी रेजिस्टेंस के। तो मैं इसी की बात कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग में वो बिल्कुल रेजिस्ट नहीं करेगा किसी रोटेशन को, आप रोटेट करेंगे सीधा रोटेट कर जाएगा, आप जितने से रोटेट करें रोटेट कर जाएगा थीटा से। लेकिन इसको ध्यान दीजिए, इसके पास प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन स्टार्टिंग में नहीं होता है, वो स्टार्टिंग में वो बाकायदा बीम एकदम सॉलिड बीम देखने को मिलेगा, वो आप लोड बढ़ाते जाएंगे तब उसके अंदर प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन हो रहा होगा, हिंज जैसा कुछ बन रहा होगा। कब बनेगा वो फाइनली प्लास्टिक हिंज? जब उस पर एमपी आ जाएगा तब। इस पॉइंट पे एमपी रीच करते ही प्लास्टिक मोमेंट के बराबर मोमेंट लगा दीजिएगा, प्लास्टिक मोमेंट खैर बहुत ज़्यादा होता है, प्लास्टिक मोमेंट के बराबर मोमेंट लगा दीजिएगा तब जाके उसमें हिंज का फॉर्मेशन होगा। तो इसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि इसके पास एक रेजिस्टेंस है, कितने के बराबर? एमपी के बराबर, कि किसी स्ट्रक्चर में प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन तब तक नहीं होगा जब तक उस स्ट्रक्चर में किसी पॉइंट पे एमपी मतलब प्लास्टिक मोमेंट के बराबर मोमेंट जनरेट नहीं हो जाता है। लेकिन इसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, विदाउट एनी रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में ही आप रोटेट कीजिएगा सीधा रोटेट करेगा ये। तो ठीक है, ये डिफरेंस समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट था। चौथा डिफरेंस है इसमें जो होता है सेक्शन, इट इज नॉट इल्डेड। इसका सेक्शन में, इस सेक्शन के एक एक फाइबर के इल्डिंग से कोई मतलब नहीं है, इसके इल्डिंग से कोई मतलब ही नहीं है, मैंने खुद से प्रोवाइड किया है स्ट्रक्चरल हिंज, इसके सेक्शन से इल्डिंग का कोई मतलब नहीं है। इसमें जो है ये इंटायर सेक्शन इज इल्डेड, ये तो आपको पता है। लगभग कुछ बीच का जो y इक्वल टू लगभग मैंने 0 किया था 10 टू, उस पार्ट को छोड़ के लगभग सारा सेक्शन तो इल्ड कर चुका था, सारा सेक्शन इल्डिंग स्ट्रेस पे रीच कर चुका था। तो हम क्या बोलेंगे कि इस प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन होते समय, प्लास्टिक हिंज जब जहां बनता है वहां पे उस मटेरियल का सारा फाइबर इल्ड कर चुका होता है, उस बीम का सारा फाइबर कहीं ना कहीं इल्ड कर चुका होगा, तब जाके ये बनता ही है। और इसका इल्डिंग से कोई मतलब नहीं है, इल्डिंग हो ना हो वो फिर भी रोटेट करेगा, फिर भी हिंज वहां पे रहेगा, क्योंकि मैंने खुद से प्रोवाइड किया उसको, ठीक है। जो पांचवा डिफरेंस है वो ये है कि ये एक एक्सटर्नल डिवाइस है और ये इंटरनल रिस्पॉन्स ऑफ द स्ट्रक्चर है। ध्यान दीजिए, समझ में आया आपको? ये एक एक्सटर्नल डिवाइस है, कहने का मतलब कि मैंने एक्सटर्नली किसी स्ट्रक्चर के अंदर हिंज को पुट किया, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल हिंज। और उस किसी स्ट्रक्चर के अंदर उस लोडिंग कंडीशन या फिर मोमेंट कंडीशन को देखते हुए उसके अंदर प्लास्टिक हिंज का जनरेशन हुआ, मतलब प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन हुआ, तो वो एक इंटरनल रिस्पॉन्स है उस बॉडी का, वो इंटरनल रिस्पॉन्स है कि भाई इंटरनल रिस्पॉन्स की वजह से, इंटरनल जैसा रिस्पॉन्स है बॉडी का कि उसका एमपी कितना है, वो उस रिस्पॉन्स की वजह से उसके अंदर एक प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, पांचवा डिफरेंस है कि ये एक इंटरनल रिस्पॉन्स है किसी भी स्ट्रक्चर का, और ये एक एक्सटर्नल डिवाइस है जिसको मैंने खुद पुट किया है स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये रहा ओवरऑल डिफरेंस जो है प्लास्टिक हिंज और स्ट्रक्चर हिंज के बीच में। ये बहुत ही मतलब मेजर डिफरेंस है जिसको बहुत लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता होता है। तो आप इसको अच्छे से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके पहले भी डिस्कशन जो किया वो भी इंपॉर्टेंट था, वो चीज़ को समझेंगे तभी आप इन सब चीज़ को अपने आप खुद से बता पाएंगे। अब इनको ऐसा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर से और भी हम लोग प्लास्टिक एनालिसिस के कंसेप्ट को और आगे बढ़ाएंगे। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके किसी दोस्तों को स्टील पढ़ने की जरूरत होगी तो ये लेक्चर उनको शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अच्छे से स्टील को पढ़ पाएँ, समझ पाएँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।